त्रिशूल एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है विनोद मिया। आज हम सांख्यिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पहले भाग में हम पढ़ेंगे कि वर्ग अंतराल कितने तरीके से किया जा सकता है, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि द्विचर बारंबारता वितरण किसे कहते हैं। इस प्रकार का जो प्रश्न है सांख्यिकी का, यह चाहे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, बहुत जगह पूछा गया और बहुत ही कॉमन प्रश्न है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का लेवल का प्रश्न है। तो शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई वर्ग अंतराल के प्रकार से। यदि हमें बहुत सारा आंकड़े दे रखे हैं तो उनको यदि हमें संक्षिप्त करना है वर्गीकरण के अंतर्गत, तो फिर क्या करना पड़ेगा कि हमें उनको ठीक ढंग से लगाना पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल कितने प्रकार से किया जा सकता है सांख्यिकी में? वर्ग अंतराल दो तरीके से किया जा सकता है। पहला आता है समावेशी वर्ग अंतराल और दूसरा आता है अपवर्जी वर्ग अंतराल। इन दो तरीकों से वर्ग बनाए जा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आंकड़े छोटे हो जाएंगे, संक्षिप्त हो जाएंगे और आंसर भी जल्दी निकल कर आएगा। और हर आदमी, माना कम पढ़ा लिखा आदमी भी है, वो भी देखकर आंसर पता कर सकता है। तो पहले समझते हैं कि समावेशी वर्ग अंतराल क्या होता है। डेफिनेशन पूरी यहां पे लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशन यदि समझ में नहीं आती है तो उदाहरण के द्वारा ये वाला जो यहां पर लिखा है चुटकी में आपकी समझ में आने वाला है। तो पहले परिभाषा पे नजर डालते हैं कि जब किसी वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है, जब किसी वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है, तो उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाली आवृत्ति को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है। तो उसे कहते हैं समावेशी वर्ग अंतराल या समावेशी वर्ग अंतराल कहलाता है। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि समावेशी वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल किस प्रकार से किया जाता है। तो कैसे करते हैं, देखो हमारे पास बहुत सारा डेटा दे रखा है। तो वर्ग अंतराल कैसे करेंगे, जहां पे जो वर्ग लिखा है यही वर्ग अंतराल होगा, ठीक है। और इसके सामने होगी आवृत्ति। आवृत्ति को ही बारंबारता कहते हैं और आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऐप के द्वारा उसको दिखाया जाता है। तो देखो पहला वर्ग मैंने बना दिया 0 से 10, फिर 11 से 20 और 21 से 30। केवल उदाहरण के लिए बता रखा, समझाने के लिए। वर्ग आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके सामने हमने आवृत्ति लिख दी, पहले वाले वर्ग की 10, दूसरे वाले वर्ग की 15 और तीसरे वाले की 27 हमने लिख डाली। तो देखिए ये जो वर्ग अंतराल है 0 से 10, तो 0 ये पहला वर्ग अंतराल है, ये दूसरा है, ये तीसरा। तो पहले जो वर्ग अंतराल मैंने बना रखा है 0 से 10 है। तो जो 0 है ये पहले वर्ग अंतराल, ये वर्ग की निम्न सीमा है, मतलब सबसे छोटा अंक है उसका, तो यह निम्न वर्ग सीमा होगी। और अगला जो बड़ा अंक है ये इसकी उच्च सीमा है। फिर दूसरे में देखिए ये इसकी निम्न सीमा है दूसरे वर्ग की, और ये उच्च सीमा, अर्थात निम्न सीमा में छोटा अंक आएगा और उच्च सीमा में बड़ा अंक आएगा। सीधी सी बात है। अगला है 21 है, तीसरा वर्ग बन गया 21, छोटा अंक है, तो ये निम्न वर्ग सीमा हो गई इसकी, और ये इसकी उच्च वर्ग सीमा होगा। मतलब प्रत्येक वर्ग की अलग अलग सीमाएं होती हैं, अर्थात दो सीमाएं होती हैं। एक होती है निम्न वर्ग सीमा और एक होती है उच्च वर्ग सीमा। अब हमने इसके लिए आगे लिख दिया 10 और इसके आगे लिख दिया 15 और इसके आगे लिख दिया 27। तो इसमें क्या कहा जा रहा है समावेशी विधि में कि किसी वर्ग, अर्थात पहला जो वर्ग है उसकी जो उच्च सीमा है 10 है, तो अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होगी। इसका अर्थ हुआ कि सेम जो अंक यहां है 10, तो इसका मान भी 10 के बराबर नहीं होगा। इसलिए यहां क्या हो गया, 10 की जगह क्या हो गया 11, एक अंक ये आगे बढ़ गया दूसरा वर्ग। अब दूसरे वर्ग में डालते नजर, इसकी निम्न सीमा तो ये है, तो इस वर्ग की उच्च सीमा अर्थात अगले वर्ग की उच्च सीमा भी तीसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहां 20 है तो ये आगे 21 हो गया। यदि ये 20 यहां आ जाता तो तब यह समावेशी वर्ग अंतराल नहीं कहलाता। ठीक है जी। तो समावेशी वर्ग अंतराल में क्या होता है, जैसे यहां पे 0 से 10 कर दिया, फिर तो 11 से 20, 21 से 30, फिर 31 से 40, इस प्रकार से चलता है। तो कुल मिलाकर क्या है कि किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं, अर्थात जो 10 है तो यहां 10 नहीं आएगा, और यहां 20 है तो यहां 20 नहीं आएगा, अगला बढ़ेगा तो 30 नहीं आएगा। ओके। अब हमने लिख दिया आवृत्ति इसके आगे, क्योंकि आवृत्ति का यहां पर आ रहा है कि उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाली
आवृत्ति जो होगी उस इसी वर्ग में शामिल होगी, इसमें कैसे होगी, जैसे मैंने लिखा 10, ठीक है जी। तो 0 से 10, तो ये माना कि 0 से और 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है माना 10। 10 कैसे बनी होगी, तो किसी ने 1 अंक लिया होगा, किसी ने 2 लिया होगा, किसी ने 3 लिया होगा, किसी ने 3 लिया होगा, किसी ने 7, इस प्रकार से मान के वो हो गए 10। तो देखिए इसकी उच्च सीमा 10 है, तो हमने यहां पर विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम आवृत्ति कह रहे हैं इसी वर्ग में उसको क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। यदि इसी वर्ग में भी 11 से लेकर 20 के बीच 20 सबसे ज्यादा होता तो यहां पर भी 20 ऊपर ही रहता, नीचे नहीं आता। तो यहां पर जैसे 11 से लेकर 20 कितना हो गया, 15, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि 11 से लेकर अर्थात 20 तक हम यहां दर्शा सकते हैं आवृत्ति में, लेकिन जैसे ही यहां क्या होता 21 होता तो डायरेक्ट नीचे उतर के आ जाता, ठीक। तो इसकी आवृत्ति इतने के बीच कितने हो, 27। इसका मीनिंग हो गया 21 से लेकर 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 27 है। अब कैसे हुई होगी 27, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जिन्होंने ठीक है 21 अंक प्राप्त किए होंगे, हो सकता है उसमें साथी बच्चे हों कि जिन्होंने 21 लिए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हो सकता है कि 25 वाले 8 हों, ठीक है, इसी प्रकार से अन्य हो, तो कुल मिलाकर ये 27 हो गया। तो कुल मिलाकर ऐसा होता है इसमें कि जैसे 0 से 10 है तो पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा नहीं होगी, ये बात क्लियर होगी। दूसरा, पहले वर्ग में क्या होता है कि उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाली यदि आवृत्ति आती है, जैसे इसे उच्च सीमा 10 है, आवृत्ति आ गई 10, तो ये 10 इसी में शामिल होगा। यदि यहां पर 20 आता तो 20 इसी में शामिल होता, लेकिन हमने यहां 20 नहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से वर्ग अंतराल किया जाता है किसमें, समावेशी विधि में। तो ये इसका उदाहरण हो गया। दूसरा है हमारे पास अपवर्जी वर्ग अंतराल, या इसे अपवर्जी विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये विधि ठीक पहली विधि की क्या है, इनवर्स है, उल्टी है, ठीक है जी, विपरीत है, अपोजिट है। अब देखिए ये क्या कहती है कि जब किसी वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है, ठीक ऊपर वाली परिभाषा के उल्टा कह रही है। तो इस परिभाषा को आप याद करेंगे, एक बार दोहरा देता हूं। जब किसी वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है तो उच्च सीमा के बराबर मूल्य वाले मान को उसी वर्ग में शामिल न करके दूसरे वर्ग में शामिल किया जाता है। ये तो परिभाषा है। अब यहां पर उदाहरण पढ़ेंगे तो चुटकी में समझ में आएगा। वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे, देखो भाई, माना वर्ग अंतराल हमारा बना रखा 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30। आवृत्ति हमने पहले वर्ग की दे दी 5, दूसरे वर्ग की दे दी 20, और तीसरे वर्ग की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या बारंबारता हमने रख दी कितनी, 25। अब ये परिभाषा क्या कह रही है, अब यहीं पर समझना है इसको। यही समझ में आ गया तो परिभाषा समझ में आ जाएगी। देखो ये क्या कह रही है परिभाषा कि किसी वर्ग की उच्च सीमा, ये पहला वर्ग है 0 से 10, दूसरा वर्ग है 10 से 20, तीसरा वर्ग है 20 से 30। ये कह रहा है कि किसी वर्ग की माना पहला वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है, अर्थात ये उच्च सीमा 10 है, तो फिर यहां नीचे भी उतर के क्या गया 10 हो गया। तो पहले वर्ग की जो सबसे हाईएस्ट अंक है वो दूसरे वर्ग में जाकर क्या हो गया, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा हो गई, ठीक है। तो यही तो परिभाषा कह रही है कि किसी वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। इसी प्रकार से इसकी उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन गई, ठीक है। यहाँ पे 30 लिखा है तो ये उच्च वर्ग हो गया, आगे बढ़ाते तो फिर इसकी ये निम्न सीमा होती। तो इसमें क्या होता है 10, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। इसमें इस प्रकार से रहता है। तो किसी वर्ग की उच्च सीमा 10 है तो अगले वर्ग की सीमा के समान बराबर होगी, 10 लिखा जाएगा नीचे। फिर ये 20 है उच्च सीमा तो अगले वर्ग में ये 20 ही लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से किसी वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो जाती है। जैसे ऊपर 10 है तो अगले वर्ग में 10 आ गया, ठीक है। तीसरे में 30 है, ठीक है जी, यहाँ पे 30 है, नहीं 1 2 3, यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो अगला यहाँ पे क्या होता है 40 होता, ठीक है। इसमें क्या होना था 40, और 40 से इसने होना था 50, और इसकी आवृत्ति हम यदि मान लेते तो हमने इसकी आवृत्ति कर दी 15 मान के, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि 0 से 10 के बीच कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये तो 5 विद्यार्थी हमने लिख दिए कि जिन्होंने 0 से 5 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ पे तो क्लियर है कि इसने 0 से 10 के रेंज के बीच में आना है। लेकिन यहां पर देखिए कहां पर, यहाँ पे
इधर देखिए 10 से लेकर 20 तक के बीच अंक प्राप्त किए ऐसे बच्चे 10 हैं, इसके अंदर रेंज में आ रहे हैं। और 20 से 30 के बीच कैसे बच्चे हैं कि जिन्होंने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 25 अंक प्राप्त किए हैं। अब ये तो सीधी सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा होता है कि 0 से लेकर 10 के बीच यदि कोई बच्चों की संख्या होती 10, ठीक है, कि 10 होती, तो इस 10 वाली आवृत्ति की गणना इस वाले वर्ग, ये 10 वाला जहां मेरा 5 लगा यही नहीं आता, बल्कि इसने इसमें आना था, इसलिए 10 यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं अदरवाइज 10 ने क्या आना था, ऊपर आना था। लेकिन इसमें होता क्या है कि यदि हाईएस्ट अंक 10 आ रहा है, मैंने कहा 10 आ रहा है, तो वह नीचे दूसरे वर्ग में जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या था कि उसी वर्ग में आ रहा था, क्योंकि 0 से 10 है, फिर अगला 11 है, तो यहां क्या हो रहा है 0 से 10 है, लेकिन फिर 10 आ रहा है। तो यदि हम इसको ऊपर रखते हैं एक बार और दोबारा नीचे 2 बार रखते हैं, तो 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि वर्ग की कोई उच्च सीमा ये है और इसी के बराबर उसका आवृत्ति आती है, बारंबारता आती है, फ्रीक्वेंसी आती है, तो ऐसे में जो आवृत्ति होगी उसी मूल्य के, उच्च मूल्य के बराबर वो अगले वर्ग में चली जाएगी। तो इसलिए माना बात ये 10 ऊपर आता है, यहां पे आता मैंने लिख दिया है, तो इसलिए हम इसको नीचे ला गए हैं। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हो गया किसका, दूसरी विधि का, अपवर्जी विधि का। तो आई होप कि ये 2 विधियां आपकी समझ में आसानी से आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम तीसरी बात की कि द्विचर बारंबारता वितरण, कि द्विचर बारंबारता वितरण क्या होता है। तो द्विचर माने द्वि मीन्स होता 2, तो जब 2 चरों के बारंबारता वितरण को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, बतलाया जाता है, तो उसे द्विचर बारंबारता वितरण कहते हैं। अब कैसे कहते हैं इसको भी यहां पर टेबल की सहायता से या सारणी की सहायता से समझते हैं। देखो माना बात हमारे पास है 25 परिवारों का मासिक आय व्यय रुपए में, हमने केवल 25 परिवार ले रखे हैं, और 25 परिवारों में हम क्या देख रहे हैं कि वह कितना पैसा कमाते हैं, उनकी कितनी आय है और वो कितना खर्च करते हैं, वो भी कितना, प्रति मासिक, यानी कि पर मंथ की बात की जा रही है। तो करना क्या है भाई, इधर से एक कॉलम खींचना है, ठीक है जी, यहां पर लिखना आय, यहां पर लिख दिया मैंने एक्स। अब क्योंकि यहां पर आ रहा है द्विचर, द्विचर माने 2 चर, तो यहां पर हमने 2 चर ले रखे हैं, एक चर है आय और एक चर है व्यय, 2 हो गए। तो आय हमने इस पे दर्शानी है, तो आय को मान लिया मैंने एक्स चर, ठीक है, सिंबल में, और व्यय को मान लिया वाई चर, ठीक है, व्यय भी चर है लेकिन हमने सांकेतिक अक्षर में वाई और ये इसको कर दिया एक्स। अब हमने मान लिया कि आय क्या है, 25 परिवारों की स्टार्टिंग हो रही है 100 से कितने के बीच, 200, फिर 200 के से 300, 300 से 400, 400 से 500, ये हमने मान लिया। ओके जी, फिर हमने क्या मान लिया कि इसी सीमा के बीच अर्थात 100 से 200 के बीच जब किसी परिवार की क्या रहेगी, आय रहेगी, तो इसी सीमा के बीच वो क्या करेगा, खर्चा भी तो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि उसकी आय, ठीक है, उसको यहां जा रही है और वो इससे ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, उसको वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए सेम यही लिखना है, 100 से 200, 200 से 300, 300 से लेकर 400, 400 से लेकर 500, ठीक है जी। तो फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस प्रकार से हमने कॉलम तैयार कर दी। इसके लिए यहां से एक रेखा खींचेंगे, इस पर हम योग दिखाएंगे, कैसे आता है बताएंगे, फिर यहाँ पे भी हम योग दिखाएंगे। अब देखिए ये मैंने कैसे बनाया है कि द्विचर बारंबारता 2 चरों के वितरण को प्रदर्शित करती है या दिखाती है। 2 चर कौन कौन से हैं, एक है आय उदाहरण के लिए, एक है व्यय, ठीक है जी। आय को हमने यहां दिखा दिया, व्यय को यहां दिखा दिया, आय को मैंने एक्स मान लिया और व्यय को वाई मान लिया। अब देखिए 100 से 200 कैसे मान लिया, तो क्यों, परिवार कितने हैं 25, तो 25 परिवारों के आंकड़े हमारे पास होंगे आय व्यय के। उदाहरण के लिए मैंने कुछ ले रखे हैं कि आय और व्यय, माना पहला परिवार है, ठीक है जी, उसकी आय कितनी है, एक महीने की 100 रुपया है, वो खर्चा कितना करता है व्यय, वो करता है 90 रुपया। दूसरा परिवार है उसकी इनकम है 150, खर्चा करता है 130। तीसरा परिवार है 190 कमाता है, 150 क्या करता है, खर्च करता है। चौथा परिवार है 180 कमाता है और 160 खर्च करता है। पांचवा परिवार है 195 रुपए क्या करता है, कमाता है, आय है उसकी मासिक, और 180 रुपए कमाता है। इस प्रकार से ये 25 लोगों तक चली जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए, अब हमने क्या किया, देखो यहां तक आगे कितने परिवार, यहां से लेकर गिनती कर 5 परिवार आ गए।
तो 5 परिवारों का जो आय और व्यय का डेटा आप देख रहे हैं, 100 से लेकर 90, ठीक है, 150 से लेकर 130, 190 से लेकर 150, 180 से लेकर 160 और 195 से 180 के बीच जा रहा है, ठीक है जी। यानी कि 200 से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए यहां से लेकर इतने आय तक लोगों की संख्या कितनी है, परिवारों की संख्या है 5, और खर्च करने वाले भी इसी रेंज के बीच कितने लोग हैं यहाँ पर, 5, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। तो ये बाकी खाने क्या हो जाएंगे, ये डैश हो जाएगा, ये डैश हो जाएगा, डैश हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। अगला देखिए, 200 से लेकर 300 के बीच कितने परिवार हैं कि जो आय कमाते हैं और उसी रेंज में 200 से 300 के बीच क्या करते हैं, खर्च भी करते हैं, व्यय करते हैं। तो मैंने मान लिया 9 है ये, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ क्या छूट, यहाँ तो छूट जाएगा, ठीक है, यहाँ भी छूट जाएगा, यहाँ भी छूट जाएगा, तो यहाँ से उतरकर 9 यहाँ आ जाएगा। अगला है कि 300 से लेकर 400 रुपए के बीच कितने परिवार इनकम प्राप्त करते हैं और उसी के बीच कितना लोग खर्च करते हैं। तो इनकी संख्या मैंने मान ली 8, 300 से लेकर 400 और ये, और इसको बाकी ये डैश हो जाएगा, डैश हो जाएगा, डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8, तो ये 8 उतरकर यहां आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने मान लिया कि 400 से लेकर 500, क्योंकि ये हाईएस्ट इनकम है, तो इस बीच कितने लोग हैं कि इतने के बीच पैसा कमाते हैं, जैसे यहां बता रखा मेरा, ठीक है जी। तो इसके बीच यहाँ पे व्यय करेंगे उतना ही, तो इनकी संख्या मैंने कितनी मान ली, यहाँ पर 3 मान ली। तो ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर डैश छूटेगा भैया, ठीक है। अब देखो इस 5 को नीचे उतारेंगे, कितना हो गया 5, क्योंकि यहाँ कोई और नहीं है, यहाँ 9, या 9 उतरेगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3। अब 1 2 3 4, इन 1 2 3 इन चारों का जोड़ कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, क्योंकि हम 25 परिवारों की बात कर रहे हैं। यदि 50 की होती तो 50 ही आता। और इधर से भी जोड़, यहां से 1 2 3 4, इन चारों का जोड़ भी 25 आना चाहिए, तभी जाके हम बोल पाएंगे कि हम 25 परिवारों के द्विचर बारंबारता वितरण को दर्शा रहे हैं। तो इसका जोड़ 25 ही होता है, और इसका जोड़ 25 ही होता है। तो इस प्रकार से द्विचर बारंबारता वितरण प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है, द्विचर बारंबारता को दिखाया जाता है। तो द्विचर जो बारंबारता वितरण है, इसी को हम बारंबारता को यहाँ पे लिखा ना फ्रीक्वेंसी, तो इसी को आवृत्ति भी कहते हैं। तो आवृत्ति भी याद रखनी है, बारंबारता भी याद रखनी है, और फ्रीक्वेंसी भी आपने याद रखनी है। तो इस प्रकार से बारंबारता वितरण को हम दर्शा सकते हैं। कितने चर हैं इसमें, 2 चर हैं। एक चर कौन सा है, आय, और एक है व्यय। तो इस प्रकार से द्विचर बारंबारता वितरण को हम इस प्रकार से तालिका या सारणी पर दिखा सकते हैं। परिभाषा क्या होगी कि जब 2 चरों के बारंबारता वितरण को दिखाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे द्विचर बारंबारता वितरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आप टेबल बना सकते हैं। ये हमने सॉल्ट में बना रखी है, 25 परिवारों का डेटा अलग अलग दिया रहेगा, तो आपने इस प्रकार से इसको सजाना है। इससे भिन्न भी आंकड़े हो सकते हैं, पहले आप इसी को क्या करेंगे, याद कर लो। तो ये याद हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे आप अन्य को भी बना सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने सांख्यिकी में क्या बतलाया आपको कि वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है। तो वर्ग अंतराल बताया 2 प्रकार का होता है, समावेशी वर्ग अंतराल, दूसरा बताया अपवर्जी वर्ग अंतराल। समावेशी वर्ग अंतराल में क्या होता है, देखो भाई 0 से 10, 11 से 20, 21 से 23, इस प्रकार से क्या किया जाता है, वर्ग अंतराल किया जाता है। और जो हाईएस्ट अंक है आवृत्ति, तो इसके सामने यदि आवृत्ति 10 ही आ रही है तो 10 ही लिखी जाए, अगले वर्ग में नहीं जाएगी। लेकिन यहां पर देखिए किस प्रकार से वर्ग अंतराल किया जाएगा, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर दिखाया जाएगा। तो इसका उल्टा ये होगा और इसका उल्टा ये होगा। तो इस प्रकार से वर्ग अंतराल के प्रकार को आप समझ गए होंगे, जिसमें मैंने आपको बताया समावेशी वर्ग अंतराल क्या होता है, दूसरा हमने आपको बताया अपवर्जी वर्ग अंतराल क्या होता है, और अगला बताया हमने आपको द्विचर बारंबारता वितरण किसे कहते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।